हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो मैं अपनी उत्तराखंड ट्रिप में आ गया हूँ मसूरी। और मसूरी में मैं होटल के बाहर खड़े होकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको थोड़ी सी मसूरी की लोकेशन दिखाई जाए। मसूरी बेटा यहाँ का काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और मौसम यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है। इस समय मॉर्निंग का 8 o'clock हो रहा है, करीब करीब सुबह के 8 बज रहे हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर इसकी लोकेशन, और ये होटल है, होटल लाइब्रेरी प्रेसिडेंसी होटल है बच्चों ये। तो इस होटल के बाहर मैं खड़ा हूँ और मैंने सोचा थोड़ी आपको लोकेशन यहाँ पर दिखा दी जाए। काफ़ी अच्छी लोकेशन यहाँ पर है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। टेम्परेचर भी बहुत यहाँ पर गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा है। आप देख सकते हैं मैं भी जैकेट पहने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और क्योंकि मौसम में थोड़ी ठंडक है, मैं पहले बिना जैकेट के आया, फिर मैं अंदर गया और मैंने सोचा जैकेट को पहन लिया जाए, अदरवाइज़ ठंड लग सकती है। तो बच्चों, मैं अभी उत्तराखंड में घूम रहा हूँ थोड़ा सा, और घूमते घूमते मैंने सोचा आपको वीडियो बनाए जाए, क्योंकि बेटा बहुत ज़रूरी है आपको ये एहसास कराना कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय करिए। और साथ में पढ़ाई भी करनी है हमको, है ना। लाइफ बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, इसको एंजॉय करना चाहिए, नेचर का एंजॉय करना चाहिए। और चलिए हम लोग अब अपना अगली पढ़ाई की बातें कुछ करेंगे। और देखो बेटा, मुझे कहीं जगह नहीं मिली कि मैं अपनी गाड़ी के ऊपर, मैंने सोचा रख करके आपको वीडियो बनाया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आ गए हैं अगले वीडियो में बच्चों। और इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने बेटा पिछले वीडियो में पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व देखा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोलर, ठीक है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन बेटा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और ये सारे के सारे वीडियो बेटा आईआईटी जैम की प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। आप लिख दीजिए कंप्लीट सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम मैथ्स बाय एचडी मैथमेटिक्स। क्या लिखना होगा? कंप्लीट सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम मैथ्स बाय एचडी मैथमेटिक्स। तो आपको ये सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ ये मिलेंगे। और ये वैसे हर जगह काम आता है। ठीक है, आप कोई और भी कंपटीशन देंगे वहाँ पर भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप कोनिक सेक्शन के बारे में समझते हैं बच्चों। कोनिक सेक्शन जैसे आपने क्या क्या पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है, इलिप्स पढ़ा है। ठीक है, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, ये सारे के सारे अपने कोनिक सेक्शन होते हैं। और इनकी कार्टीजियन इक्वेशन हम जानते हैं। कार्टीजियन का मतलब एक्स वाई वाली इक्वेशन हम जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई सर्कल को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। या पैराबोला है ओपनिंग राइट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। या पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट भी हो सकता है, पैराबोला ओपनिंग अप ओपनिंग डाउन भी हो सकते हैं। तो ये इक्वेशंस कोनिक सेक्शन की हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जानते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलर फॉर्म में कोनिक सेक्शन की इक्वेशन। पोलर फॉर्म का मतलब जिसमें आर और थीटा इन्वॉल्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। देखो, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पोलर इक्वेशन लिखनी होती है तो सबसे पहले तो हमको एक इनिशियल लाइन लेनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारी इनिशियल लाइन होती है ये हमारा उस कोनिक सेक्शन का एक्सिस हो जाता है। ये कोनिक सेक्शन का एक्सिस है और यही कोनिक सेक्शन की इनिशियल लाइन भी होती है। ठीक है, तो मतलब जो पोलर की इनिशियल लाइन होती है वो ये होती है, क्योंकि हमने जानते हैं पोलर इक्वेशन में क्या होता है, आप एक ओरिजिन मानते हैं और एक आप इनिशियल लाइन सेलेक्ट करते हैं और वहीं से आप आर और थीटा, जैसे ये एंगल हमारा अगर थीटा है और ये डिस्टेंस अगर आर है तो मैंने बताया था इसका कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा होता है। थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है और आर की वैल्यू भी बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ये मैंने आपको समझाया था। तो ये सब कैसे होता है, ये सब इसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, इसके पहले के वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट का नाम क्या है बच्चों? याद कर लीजिए, है ना, कंप्लीट आईआईटी जैम मैथ्स बाय एचडी मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, तो ये मैंने इनिशियल लाइन मान ली। और बच्चों क्या होता है यहाँ पर जो हमारा जो फोकस होता है, फोकस मान लिया मैंने, ये मान लिया फोकस, और यही फोकस हमारा इसका पोल भी हो जाता है, यही हमारा ओरिजिन भी हो जाता है। एस क्या है? कोनिक सेक्शन का फोकस है और यही हमारा इसका पोल भी है, मतलब यही हमारा इसका ओरिजिन भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया एक इनिशियल लाइन है, एक ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब पोल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस अपने फोकस को ही पोल मान लेते हैं, इसी फोकस को अपने ओरिजिन मान लेते हैं और यही अपना इनिशियल लाइन मान लेते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने कह दिया इसका डायरेक्ट्रिक्स। ये मान लीजिए m है और ये मान लीजिए z है। तो एम जेड क्या है बच्चों? हमारा
mz होता है इस कोनिक सेक्शन का डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि आप जानते हैं कोनिक सेक्शन में सर्कल को छोड़ दें तो सभी कोनिक सेक्शन में, चाहे इलिप्स हो, पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, सभी में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं सारे ही कोनिक सेक्शन को इंक्लूड कर रहा हूँ। कोनिक सेक्शन का मतलब वही अपना पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, है ना। वैसे कोनिक सेक्शन में सर्कल भी आता है, लेकिन हम लोग इसमें सर्कल की इक्वेशन को इंक्लूड नहीं करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। सर्कल की इक्वेशन हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। पोलर में सर्कल की इक्वेशन लिखना काफ़ी इजी होता है। कोनिक सेक्शन में सर्कल भी आता है और कोनिक सेक्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन लिखेंगे वो केवल पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने मान लिया कि हमारा फोकस जो है वो एस है और ये हमारी एक्सिस है, मतलब ये हमारी बच्चों इनिशियल लाइन है। देखो अब क्या होता है, हम लोगों ने एक पॉइंट, मान लीजिए हमारा कोनिक सेक्शन कुछ भी है, मान लो हमारा कोनिक सेक्शन कुछ ऐसे करके है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमारा P है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है, ठीक है। तो r, थीटा क्या है? r, थीटा है हमारा कोनिक सेक्शन पर लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट, ठीक है। कोनिक सेक्शन पे लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट है। चूँकि ये हमारा जो फोकस है ये पोल है, तो अगर मैं फोकस को पोल्स इसको P से मिला दूंगा तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारी r हो जाएगी और ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तभी इसके कोऑर्डिनेट r थीटा होंगे, क्योंकि ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस r हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ जो कि एक्सिस के ऊपर है और फोकस से पास होता है, इसको हम लोग लेटस रेक्टम कहा करते थे कोनिक सेक्शन के अंदर। तो मान लीजिए ये पॉइंट अगर L है, क्योंकि ये लाइन क्या है, ये फोकस से पास हो रही है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा लेटस रेक्टम होता था, जिसमें जो हमारा SL हो गया, SL चूँकि लेटस रेक्टम का हाफ है तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है, सेमी लेटस रेक्टम। और इसकी लेंथ को यहाँ पर हम लोग L कहते हैं, ये बात ध्यान देना। ये सब बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। L क्या है हमारा? सेमी लेटस रेक्टम है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं कोनिक सेक्शन की, वो ये लिखते हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं प्रूफ की आपको। R=L/1 - E cos थीटा, ये हम लोग अपने कोनिक सेक्शन की इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे R=L/1 - E cos थीटा। लेकिन ये इक्वेशन तब लिखेंगे जब हम राइट साइड को पॉजिटिव मानेंगे, ध्यान रखना। मतलब हम इस साइड को मान रहे हैं पॉजिटिव, तब ये इक्वेशन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं R=L/1 - E cos थीटा। E क्या है? E आप जानते हैं एसेंट्रिसिटी होता है, E आप जानते हैं एसेंट्रिसिटी होता है। E अगर 1 है तो क्या होता है? पैराबोला होता है। E अगर 0 और 1 के बीच में है तो आप जानते हैं क्या होता है? एलिप्स होता है। E अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप जानते हैं हाइपरबोला होता है। ये आप समझते हैं इतनी बातों को। अच्छा, अगर मैं लेफ़्ट साइड को पॉजिटिव मान लूँ तो देखो क्या होता है, R=L/1 + E cos थीटा। ये कोनिक सेक्शन की पोलर इक्वेशन मानी जाती है अगर मैं लेफ़्ट साइड को पॉजिटिव मान लूँ। मतलब अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव मान लूँ तो इक्वेशन हम लोग ये यहाँ पर लिखते हैं, जो मैंने नीचे यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान लिया जाए तो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन बच्चों हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं। राइट साइड को पॉजिटिव माना जाएगा तो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं। ई क्या होता है? एसेंट्रिसिटी होता है, जिसके बारे में आप काफ़ी चीज़ें जानते हैं कि पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 होती है ना। इलिप्स के लिए ई की वैल्यू 0-1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। देखो बच्चों ध्यान दो, ये पेज अपना फिनिश हो गया, इसको हटा देते हैं। अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर 2, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ये लिया R=3/1 - 1/2 cos थीटा। अब देखो ये L हो गया, L की वैल्यू है 3 है, ये क्या हो गया? सेमी लेटस रेक्टम हो गया। और E क्या है? देखो ये डिस्टेंस, ये वैल्यू E हो गई। E क्या है? 1/2 और ये 0-1 के बीच में है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपना इलिप्स का इक्वेशन होगा। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर पहचान लिया। क्यों? E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। जैसे ही E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आई, आप समझ गए कि ये इलिप्स का इक्वेशन है और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब राइट साइड को हमने यहाँ पर पॉजिटिव माना है। देखो अब हम लोग चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं
कि इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में चेंज कर सकते हैं, है ना। देखो कैसे चेंज करेंगे, समझो। देखो इसका तरीका ये होता है कि हमको मालूम है कि x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, r cos थीटा होता है, और y इक्वल टू क्या होता है, r sin थीटा होता है। ये पोलर में और कार्टेशियन में रिलेशन होता है, मतलब x y और r थीटा में बच्चों ये एक रिलेशन होता है। ये हम जानते हैं शुरू से ही, पोलर में हमने पढ़ा है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो ये जो रिलेशन अपना है यहाँ पर, इस रिलेशन में मैं आर की वैल्यू रख दूंगा। आर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/1 माइनस 1/2, और कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया बच्चों एक्स बाई आर, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एक्स बाई आर हो गई। देखो एक काम यहाँ पर बच्चों ये किया जाए, अच्छा चाहे तो यहाँ पर अभी आर की वैल्यू मत रखिए, आर को आर रहने दीजिए। इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा इक्वल टू 3। इस पूरे टर्म को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, आर हो गया 3 + x/2। अब आप आर की वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 + x/2, ठीक है। ये बच्चों हमने यहाँ पर आर की वैल्यू को रखा है। अब देखो हम चाहते हैं इस इक्वेशन को कि हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में इसको बदल दें, जो कि अपना एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। बात समझ रहे हैं बच्चों, चलिए। अच्छा बच्चों अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 + x/2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अच्छा बच्चों देखो मैं आपको लोकेशन यहाँ फिर एक बार दिखाता हूँ, बहुत मस्त लोकेशन है मसूरी की, और मैं अपनी गाड़ी पे खड़ा होकर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा मैं झुक झुक के वीडियो चूँकि बना रहा हूँ तो मैं थक गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं पर बैठ के वीडियो बनाऊँ, तो चलते हैं हम लोग सीढ़ियों पर, तो वहाँ पर बैठ करके अच्छा वीडियो बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सीढ़ियों पर चलते हैं और वहाँ पर बैठ करके अच्छा वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोकेशन के मज़े लीजिए, क्योंकि मैं खड़े खड़े थोड़ा थक गया हूँ। अंदर मैं बैठता हूँ आराम से सोफ़े पर, और वहाँ बैठ करके मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, और यहाँ बैठ के मैं आपको एक बढ़िया, है ना, पिछला वीडियो भी मैंने यहीं बैठ के बनाया था इस सोफ़े पे, काफ़ी आरामदायक सोफ़ा है ये। अब इस पर बनाना थोड़ा सा मेरे लिए ईजी होगा, वहाँ मैं काफ़ी खड़े खड़े बाहर थक गया था बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा। अब देखो मैंने यहाँ पर, है ना, आर की वैल्यू पुट कर दी है ये, और स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद बच्चों, अब मैंने स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर स्क्वायरिंग करने के बाद मैं अगले पेज पर लिखता हूँ इसको, ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड नंबर में अगले पेज पर लिखता हूँ। तो क्या हमको मिला था, हमको मिला था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला था, 3 + x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा मिला था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 + x² / 4 प्लस ट्वाइस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा अपना 3x, ठीक है। अरे थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 4x² प्लस 4y² इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस x² प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 12x, ठीक है। देखो ये बच्चों हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि, है ना, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यहाँ पर देखो बच्चों ऐसे आ गया। देखो ये हो गया क्या, ये हो गया 3x² प्लस 4y² और माइनस का 12x माइनस का 36 इक्वल टू 0। ये बच्चों अपने एलिप्स की एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है एक्चुअली, ये एलिप्स का जनरल इक्वेशन है। एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। तो ये इसका जनरल फॉर्म में, मैं चाहूँ तो इसको इस फॉर्म में ला सकता हूँ। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं कि इसको इस फॉर्म में कैसे लाते हैं। देखो मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखो एक काम करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए पहले x² का कोफिशिएंट 1 कर लेंगे, तो इसमें से और इसमें से 3 को कॉमन लेंगे,
तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बचेगा, ठीक है, प्लस 4y² इक्वल टू 36, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले मैंने यहाँ पर 1 कर लिया है। अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट -4, उसका हाफ -2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये -4। ये मेथड होता है होल स्क्वायर बनाने का। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे किया जाता है, एक्स स्क्वायर और x में से हम कॉमन लेते हैं जिससे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x -4 है, उसका हाफ क्या होगा -2, उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ और उसका स्क्वायर प्लस वो माइनस किया जाता है। देखो बच्चों, अब देखो ये तीन चीज़ें अगर हम देखें तो बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, और ये -4 अलग रहेगा, और प्लस का देखो ये अपना 4y² इक्वल टू 36 हो जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3x -2 का होल स्क्वायर माइनस का 12 प्लस 4y² इक्वल टू 36 हो गया। ये हो जाएगा 3x -2 का होल स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू, ये जाके ऐड होगा तो 48 हो जाएगा। अब मैं देखो इस 48 से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस ये हो जाएगा y² अपॉन 12 इक्वल टू 1। देखो ये हमारा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है एलिप्स का, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक बात क्लियर है वो ये कि इसमें हमारा जो सेंटर है, देखो ये 2,0 हो गया। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एलिप्स को ऐसे लिखें, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन b² इक्वल टू 1। ये चाहे तो थोड़ा सा आप क्लास 11-12 के मैंने कोनिक सेक्शन के वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें जाके पढ़ सकते हैं और डिटेल से कोनिक सेक्शन को। तो इससे हम कंपेयर करते हैं तो इसका जो सेंटर होता है ये अल्फ़ा बीटा माना जाता है एलिप्स का, और यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करेंगे इसको तो इसका सेंटर हो जाएगा 2,0, ठीक है। और समझिए बच्चों कि a² की वैल्यू हो जाएगी 12 और b² की वैल्यू a² हो जाएगा 16 और b² इक्वल टू हो जाएगा 12। और यहाँ से भी हम चाहें तो ये रिलेशन लगा के b² इक्वल टू a² 1 माइनस e² को रिलेशन को लगा करके, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए a b से बड़ा है, जब a ग्रेटर देन b होता है एलिप्स में तो ये रिलेशन हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं जब a ग्रेटर देन b होता है। तो इस रिलेशन को देखो अगर हम यहाँ पर लगाएं तब भी हमें e की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। देखते हैं जो e हमने डायरेक्ट निकाला था और जो e यहाँ से मिलेगा वो सेम है कि नहीं, ठीक है। तो क्या था बच्चों, बोलो, b² इक्वल टू क्या हो गया था, a² और 1 माइनस e², ठीक है। तो देखो इसमें b² की वैल्यू क्या थी, 12 थी, और a² कितना था, 16 था, और 1 माइनस e² ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या हो गया, 12 बराबर 16 माइनस 16 e²। थोड़ी यहाँ पर होटल में चहल पहल चल रही है, थोड़ा शोर आपको लग रहा होगा, थोड़ी होटल में चहल पहल हो गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा शोर लग रहा होगा, कोई टेंशन नहीं बच्चों, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। 16 e² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो e² की वैल्यू हो जाएगी 1/4, तो e क्या हो जाएगा 1/2। यही देखो e मैंने डायरेक्ट आपको निकाल के दिखाया था, आपको याद हो तो ये e की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से हमने निकाल ली थी क्योंकि ये टर्म e होता है, e की वैल्यू 1/2 यहाँ पर डायरेक्ट आ गई थी, और वो हम लोगों ने जब प्रोसेस किया कार्टेशियन में लाए तो उससे भी e की वैल्यू यहाँ पर बच्चों निकल गई। देखो हम इस एलिप्स को ओरिजिनली ट्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि देखो इसका सेंटर क्या है, 2,0 है, तो इस एलिप्स का जो सेंटर है बच्चों ये 2,0 है, तो 2,0 यहाँ पर कहीं हमारा सेंटर हो गया एलिप्स का। अच्छा देखो यहाँ पर a² की वैल्यू क्या थी, 16 थी, तो a कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट लीजिए और यहाँ से 4 डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट लीजिए, तो ऐसे करके ये आपका देखो एलिप्स बन जाएगा, ऐसे करके ये है ना, ये इसका सेंटर हो गया ठीक इसके बीच में। मान लीजिए 2,0 यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो देखो 4 डिस्टेंस यहाँ से लेंगे क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस एलिप्स में 2a होती है जिसको मेजर एक्सिस बोला करते थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये सेंटर से एक तरफ a डिस्टेंस इधर और a डिस्टेंस इधर, और ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी 2a, और 2a को हम लोग बोला करते थे मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। 2a क्या होता था, मेजर एक्सिस, क्योंकि a b से बड़ा है, ये भी ध्यान रखिए। और देखो ये डिस्टेंस हो जाती थी 2b, मतलब
बी क्या है यहाँ पर देखो, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर 12 है, तो बी की वैल्यू कितनी है, √12 है। तो ये डिस्टेंस भी √12 एक साइड हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी नीचे √12 एक साइड हो जाएगी और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 2b, जिसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, है ना। तो 2b हो जाएगा 2√12, जिसको हम बोला करते हैं माइनर एक्सिस, आपको याद हो तो एलिप्स में। तो ये हम लोगों ने एलिप्स को पूरा पूरा यहाँ पर ट्रेस कर लिया है, ठीक है। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या होती है कि सेंटर से a इंटू ई डिस्टेंस पर फोकस होता है। तो जैसे a इंटू ई निकालें, a यहाँ पर कितना है, a की वैल्यू कितनी है 4 है और e कितना है 1/2, तो ये 2 हो गया। तो सेंटर से देखो 2 डिस्टेंस पर एक फोकस इधर होगा, ठीक है, जो 2 डिस्टेंस यहाँ होगी, और दूसरा फोकस सेंटर से 2 डिस्टेंस यहाँ पर होगा जो कि ओरिजिन है। और मैंने बताया था पोलर में जो ओरिजिन है वही फोकस होता है। देखो वो बात यहाँ से निकल के आ गई है कि यहाँ पर जो हमारा फोकस है वही ओरिजिन भी है, मतलब इसका एक फोकस ओरिजिन पर है, क्योंकि देखो सेंटर से a इंटू ई डिस्टेंस पर एक फोकस होता है एलिप्स में और a इंटू ई डिस्टेंस पर दूसरा फोकस होता है एलिप्स में। ये बात आप जानते होंगे। तो वही देखो यहाँ से कंफर्म हो गया, क्योंकि ये 2,0 है, क्योंकि ये सेंटर है 2,0, तो ये डिस्टेंस 2 थी। अगर मैं 2 डिस्टेंस पीछे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर ये ओरिजिन मिलेगा और ओरिजिन ही इसका एक फोकस हो गया और ये भी इसका एक फोकस हो गया। तो ये बच्चों हम लोगों ने एलिप्स के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली। हम इसका मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, ठीक है, और अपना सब कुछ यहाँ पर निकाल, चाहे तो डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, a/e डिस्टेंस पर होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये a/e डिस्टेंस पर सेंटर से बच्चों डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। इधर भी देखो a/e डिस्टेंस पर यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स होगा। इसकी लोकेशन भी बच्चों हम चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एलिप्स की कंप्लीट नॉलेज बच्चों यहाँ पर ले ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको एक दो अच्छे और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। देखो आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पेज देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है एक इक्वेशन r = 2/1 + cos थीटा, ये अपने पास इक्वेशन है। r = 2/1 + cos थीटा क्या होता है, r = L/1 + e cos थीटा होता है बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन। L क्या हो गया 2, ये क्या हो गया सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है, सेमी लेटस रेक्टम। और e क्या हो गया, इससे कंपेयर किया जाए तो e की वैल्यू क्या हो गई 1 होगी भाई, L2 हो गया, E1 हो गया। और E1 आते ही हम समझ गए ये पैराबोला होगा, E1 आते ही हम समझ गए पैराबोला होगा। देखो इसको चेक कर लिया जाए पैराबोला है कि नहीं। देखो क्या है, r = 2/1 + cos थीटा क्या होता है, x/r होता है। r क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r + x बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ पर r बराबर क्या हो गया 2 - x हो गया। r की वैल्यू मैंने क्या बताई, r² क्या होता है, r की वैल्यू क्या होती है √x² + y² होती है। ये r की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 - x हो गया, होल स्क्वायर कर दिया जाए तो x² + y² बराबर क्या हो गया 4 + x² - 4x हो गया। x² से x² कैंसिल आउट हो गया। देखिए क्या मिल गया, y² बराबर -4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x - 1। समझ गए बात को। अब देखो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई, क्योंकि y² = -4x जो है ये ओपनिंग लेफ्ट पैराबोला होता है, अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ पर प्लस था, प्लस में मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पर देखो हालांकि एलिप्स में इस प्लस माइनस का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पैराबोला में फ़र्क पड़ता है। पैराबोला में अगर प्लस होगा तो जो पैराबोला निकल के आएगा वो ओपनिंग लेफ्ट निकल के आएगा, अगर माइनस देंगे यहाँ पर तो जो पैराबोला निकल के आएगा वो ओपनिंग राइट निकल के आएगा। एलिप्स में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पैराबोला में थोड़ा यहाँ पर दिख जाती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये ओपनिंग लेफ्ट पैराबोला हुआ। अच्छा अब आप समझिए ज़रा ध्यान से बच्चों, है ना, -4 हो गया तो -4 हमने यहाँ पर बच्चों कॉमन ले लिया है। तो देखो यहाँ पर ये आ गया है -4 कॉमन लेने पर अपना ये हो गया -4x + 4। देखो अब अगर पैराबोला इस टाइप का हो, y - बीटा का होल स्क्वायर = -4a और x - अल्फ़ा, तो आपको याद है कि जो अल्फ़ा और बीटा होता है ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है, ठीक है। आप 11 क्लास के वीडियो जाकर पढ़ लीजिए और मैंने पैराबोला पढ़ाया है, वहाँ पर ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाई हैं।
11 क्लास के वीडियो की अलग प्लेलिस्ट है पैराबोला की, उसमें जाकर आप पढ़िए। इलिप्स की अलग प्लेलिस्ट है, हाइपरबोला की अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया। फिर भी मैं आपको देखो काम की चीज़ें समझा दे रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो अल्फ़ा क्या है 1 और बीटा क्या है 0, तो ये क्या हो गया 1,0, इसका क्या हो गया बोलो, वर्टेक्स हो गया। 1,0 इसका वर्टेक्स हो गया, तो 1,0 इसका वर्टेक्स हो गया। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो ये पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट हो गया। अच्छा, अब देखो ये 4a, यहाँ पर खाली 4 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इससे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर खाली 4 है, a की वैल्यू 1 हो गई। तो आप जानते हैं वर्टेक्स से a डिस्टेंस पर फोकस होता है, तो a कितना है 1, तो यहाँ पर वर्टेक्स से 1 डिस्टेंस पर जब आप फोकस लेंगे, देखो ये हमारा फोकस ओरिजिन पर आ गया, और ऐसा हमेशा होगा। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसमें हमारा फोकस जो है वो ओरिजिन पर मान कर ही ऐसी इक्वेशन को लिखा करते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर एक बार फिर से हमारा फोकस जो है वो ओरिजिन पर आ गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, पीछे होती है हमेशा, और ये भी 1 डिस्टेंस पर होती है। इसका इक्वेशन भी हम चाहें तो डायरेक्ट्रिक्स का एक इक्वेशन लिख सकते हैं। और आप ध्यान दीजिए, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है पैराबोला का, लेटेस्ट रेक्टम होता है बच्चों 4a, और a की वैल्यू 1 है तो 4 हो गया। और सेमी लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया 2, जो कि मैंने यहाँ पर आपको देखते बता दिया था कि इसका सेमी लेटेस्ट रेक्टम 2 होगा। और यहाँ से भी देखो अगर हमने इसको निकाला है तो लेटेस्ट रेक्टम 4 है, उसका हाफ क्या होगा सेमी लेटेस्ट रेक्टम, जो कि 2 आ गया। ये पूरी डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होती है बच्चों, लेटेस्ट रेक्टम होती है, ये आप जानते हैं। और ये पैराबोला की एक्सिस है, तो पैराबोला का वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सब हमने ट्रेस कर लिया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ए डिस्टेंस पर राइट में होगी। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, चूंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होता है, और ये वाई एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x = 2 राइट साइड में। ठीक बच्चों, तो ये हमने एक और अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा बेटा पैराबोला के केस में, कि पैराबोला को हम पोलर में जनरली क्या करते हैं ये लोग एग्ज़ाम में बहुत नहीं पूछते हैं आपसे, ई पूछ लेंगे क्या है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम पूछ लेंगे क्या है, ये पूछ लेंगे पैराबोला ओपनिंग राइट है या लेफ्ट है। इतना सब कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती करने की, तो मैं आपको और ज़्यादा एक्सटेंड करके बता रहा हूँ कि कैसे हम कार्टेशियन और पोलर में एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब आते हैं तो शॉर्ट में ही हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अबे हम लोगों ने इलिप्स कर लिया, पैराबोला कर लिया, एक हम लोग हाइपरबोला का भी एग्जांपल बच्चों यहाँ पर देखो कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए r = है 4/1 - 3 cos थीटा, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया जाए। इसको देखते ही हम समझ गए जो e है बच्चों, e ये क्या है 3 है, और e > 1 है, इसका मतलब ये हाइपरबोला कहीं ना कहीं होना चाहिए। और समझिए l कितना है 4, ये क्या है सेमी लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का आधा क्या हो गया सेमी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको अगर हम कार्टेशियन में चेंज करना चाहें तो फिर वही काम करेंगे, क्या cos थीटा को रख देंगे x/r, तो क्या हो गया r = 4/1 - 3x/r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो r - 3x बराबर हो जाएगा 4, तो r बराबर कितना हो गया 4 + 3x हो गया। ठीक है, r की वैल्यू पुट कर दी जाए, √x² + y² बराबर 4 + 3x हो गया बच्चों, होल स्क्वायर कर देंगे तो x² + y² बराबर कितना हो गया 16 + 9x² प्लस हो जाएगा 24x। ठीक है, देखो अब हम क्या करें, देखो ये हो जाएगा y² माइनस का 8x² और माइनस का 24x और माइनस का 16 बराबर 0। देखो ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। इसको हम चाहें तो फिर वही परफेक्ट स्क्वायर बना करके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको बदला जा सकता है ना। देखो बच्चों ऐसा है ना कि हाइपरबोला भी 2 टाइप के होते हैं, एक बार यहाँ माइनस होता है और एक बार यहाँ माइनस होता है, 2 टाइप के हाइपरबोला होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर x² का कोफिशिएंट माइनस है, तो एक्चुअली ये इस पैराबोला, इस हाइपरबोला में कन्वर्ट होगा। ये हाइपरबोला जो होता है ये वाला, ये शेप कुछ इस तरीके का होता है, और इस हाइपरबोला का शेप, इसको हम कंजुगेट हाइपरबोला भी कहते हैं, इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, समझ गए ना बच्चों। इसमें क्या होता है, ये रिलेशन होता है b² = a² और e² - 1। इसमें रिलेशन ये होता है a² = b² और e² - 1। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास 11 के मेरे वीडियो हैं उसमें जाकर पढ़ लीजिए। इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला बहुत डिटेल समझाया। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चाहें तो इस वाली इक्वेशन में जाकर के बदल सकते हैं। देखो मैं आपको बदल के दिखाता हूँ जिससे आप ये सब करना सीख जाएं अच्छे से। तो क्या आया बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन आया, देखो अभी
जो इक्वेशन बच्चों मेरे पास आया था देखो, वो ये आया था, क्या था बोलो, -8x² आया था, माइनस का 24x आया था, और प्लस का y² आया था, माइनस का 16 बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन आया था, ठीक है। माइनस का 8x² और माइनस का क्या देखो आया था बच्चों, माइनस का 8x², माइनस का 24x, प्लस का y² माइनस का 16 बराबर 0। देखो अब हम क्या करेंगे, पहले x² में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि y² तो है लेकिन y नहीं है भाई। x² और x है तो x में बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, और अगर y² और y होता तो y में बनाते परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर y का स्क्वायर है, इसका मतलब y में पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझिए हमेशा, x² और x दोनों के टर्म है तो बनेगा x में परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर y² और y के दोनों के टर्म होते तो y में भी बनाते परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ केवल y², इसका मतलब y में परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी ये बना हुआ है। अब x में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इन दोनों में से -8 को कॉमन ले लो तो हो जाएगा x² प्लस का 3x, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़ दो और ये हो जाएगा प्लस का y² इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x² का कोफिशिएंट +1 करने के लिए -8 को कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है 3 का हाफ और उसका होल, 9/4। एक सेकंड बच्चों, मेरा पेन जो है उसकी रिफ़िल ख़त्म हो चुकी है, अब नया पेन मुझे लाना होगा। पेन बिल्कुल काम करना बंद कर रहा है, नया पेन लाना होगा। इसके बाद आप लोग अपने आप करिएगा। सॉरी, नया पेन लाना होगा, पेन की रिफ़िल ख़त्म हो गई है। मैं वीडियो आगे एक्सटेंड करना चाहता था लेकिन मजबूरी में बेटा एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा पेन मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं एक पेन जेब में रख के लाया था, दूसरा पेन मेरे पास रूम में है, रूम में जाके लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। कोई बात नहीं, इस वीडियो में इतना ही, आगे आप करिएगा, ये टर्म प्लस माइनस करिएगा तो अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने एलिप्स में किया था। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार मैं आपको अच्छी लोकेशन और दिखा देता हूँ बाहर की। बाहर के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, और इन वीडियो का मेरा एक ही मकसद है कि आप मस्त होके पढ़िए, और मस्त होके पढ़ने के साथ साथ लाइफ को आप इंजॉय भी करिए। ये देखो बेटा, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें मैंने ऊपर लगा रखा है सामान रखने के लिए कैरियर, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा लेके चलना पड़ता है, लंबे लंबे टूर पे निकलना होता है। पीछे लिखा होगा HD मैथमेटिक्स, पीछे मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कंजेस्टेड यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये थार जीप किसी ने खरीदी है, थार जीप किसी की खड़ी है, अच्छी गाड़ी है, ये भी महिंद्रा की थार है, ये पहाड़ों पर बहुत परफेक्ट चलती है। अब मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ, देखो HD मैथमेटिक्स शायद आपको लिखा दिख जाए मेरी गाड़ी पर, ठीक है। तो एक से एक महंगी गाड़ियाँ भाई लोग रखते हैं, शौक़ है गाड़ियों का, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये अपना होटल लाइब्रेरी और क्या है, प्रेसिडेंसी मैं बार बार कंफ्यूज करता हूँ इसको पढ़ने में। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, लोकेशन यहाँ से बहुत मस्त आ रही है, पहाड़ के नज़ारे अच्छे बेटा आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, और ये मसूरी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इन वीडियो का एक ही मकसद है बेटा कि आप लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, पढ़ाई में टेंशन नहीं पालिए, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कितना भी बड़ा टफनेस हो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पढ़ाई में एंजॉय करना सीख लीजिए, बस लाइफ में एंजॉयमेंट आ जाएगा, यही इन वीडियो का बेटा मेरा मकसद है। ठीक है बच्चों, इसी अच्छी बातों के साथ साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।